हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और जिस तरह से हमने लेक्चर सीरीज चालू की है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। और हमारा तीसरा लेक्चर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम पहले कवर करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें से दो बॉडी हमने ऑलरेडी डिस्कस की। उसमें एक था स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और ये तीसरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जिस तरह से में लक्ष्मीकांत बुक है हमारे पास, वो मैं पढ़ूंगा। उसमें जो चीज़ें दी गई हुई वो डिस्कस करेंगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। लेकिन अंततः मैं जो भी लक्ष्मीकांत की बुक में लिखा है वही पढ़ रहा हूँ, उसका ही ऑडियो लेक्चर में दे रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, इसका काम क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, ये इसके कार्य क्षेत्र क्या है, और इसके अलावा इसकी कार्य प्रणाली क्या है, और मंत्रालय जो जितनी भी मिनिस्ट्री रहती है उनमें सतर्कता इकाइयाँ के किस तरह से काम करती है। विसल ब्लोअर एक्ट 2011, उसकी पृष्ठभूमि और उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कार्य प्रणाली, कार्य क्षेत्र, उसके कार्य, संगठन और विभागीय जांचों के लिए आयुक्त सीडीआई यानी कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, और इसकी संरचना, ये क्या काम करता है, ये हम टोटल A to Z इन्फॉर्मेशन आज देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। यानी ये एंटी करप्शन ब्यूरो जैसा ही नहीं बोल सकते, ये विजिलेंस कमीशन है एक्चुअली। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति। फ्रेंड्स, ये संथानम समिति आप विकिपीडिया करके भी सर्च मार सकते हो, इसको देख सकते हो क्या है संथानम समिति और उसकी सिफारिशें क्या थी, वो आप पढ़ सकते हो। 1962 to 64 में गठन हुआ था। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक संवैधानिक संस्था है, न सांविधिक संस्था है, न ही संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 2004 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित, खुलासे एवं सूचना देने वाले सुरक्षा प्रस्ताव, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन PIDPI के तहत सूचना देने वाले विसल ब्लोअर से भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों को किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतों प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने हेतु अभिकरण बनाया गया। उक्त प्रस्तावों को विसल ब्लोअर के नाम से भी बेहतर जाना जाता है। विसल ब्लोअर मतलब जो सीटी बजाने वाला, मतलब एक कह सकते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा है तो आप किसको बताना चाहे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास आप जा सकते हो, तो उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। आयोग को साथ ही ऐसी सशक्त एजेंसी बनाया गया है कि वह जानबूझकर दुर्भावना प्रेरित शिकायतों को स्वयं निपटा दे। इसमें कोई गलत भी इंफॉर्मेशन होती है, गलत भी इसकी रिपोर्टें दी जाती है, तो वो स्वयं ही निपटा दे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में प्रकल्पित है, जो किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त होगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत समस्त सतर्कता गतिविधियों का अनुश्रवण करेगा तथा केंद्र सरकार के संगठनों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों को सलाह देगा। संरचना: केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिनमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। यानी एक अध्यक्ष होगा और उस दो जो है सतर्कता आयुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। तो इनकी नियुक्ति कौन कौन करता है, तो जिस तरह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है कमिश्नर का, जो राष्ट्रपति करते हैं, जो प्रेसिडेंट करते हैं, इसी तरह सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति करते हैं। और उसमें 3 सदस्यीय समिति होती है। तो इसमें कौन कौन होते हैं देखते हैं। इस समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री और अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय, अन्य सदस्य में लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो उसमें हम देखा था स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में
कि उसके कमिश्नर को नियुक्त करने में जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, तो इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जो है वह गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर रहते हैं, और इनका कार्यकाल यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो एक कमीशन है, लेकिन उसमें जो एक कमिश्नर रहेगा उसका कार्यकाल है 4 वर्ष। उसमें हमने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में हमने देखा था कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष है या 65 एज लिमिट है। तो इसमें जो है इनका कार्यकाल यानी CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसमें कमिश्नर जो रहेगा उसका कार्यकाल है जो 4 साल है, और एट द एज ऑफ 65 तक वो रहेंगे। अपने कार्यकाल के पश्चात वो केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते। यानी एक बार वो मतलब बन गए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो उसके बाद जो है वो कभी भी किसी भी पद के योग्य नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है। राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थिति में हटा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा था स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को जिस तरह से राष्ट्रपति निकाल सकता है, वैसे ही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भी राष्ट्रपति जो है उनको पद से पदग्रस्त कर सकते हैं। और उसमें हमने जो 5 चीज़ें देखी थी वही सेम टू सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। या दिवालिया घोषित हो, मतलब जो बैंक करप्ट हो गए हो, नैतिक चरित्रताहीन पर उनके सवाल उठा गया तो भी उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कार्यकाल में अपने कार्यक्षेत्र के बाहर से किसी प्रकार के लाभ के पदों को यानी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस हो तो भी निकाल सकते हैं, यदि वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है। यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करता हो जिससे आयोग के कार्यों में पूर्वाग्रह युक्त हो, यानी ऐसा कोई प्रॉफिट उनको हासिल होता हो तो जो उनको जो है उनकी कार्य प्रणाली में बाधा करता हो, तो राष्ट्रपति है जो उनको पदग्रस्त कर सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर से उनको निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को उनके दुराचार व अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा, यानी हाईकोर्ट में जाएगा मैटर, और हाईकोर्ट जो है वो सिर्फ एडवाइस देगा राष्ट्रपति को, और उसकी एडवाइस पे राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो उनको निकाल सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती है और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संगठन, तो संगठन के बारे में जानेंगे। CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, तो इसका सचिवालय रहेगा, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्त, तो CDIs की एक शाखा होगी। सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण और सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होंगे। मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन CVC की तकनीकी शाखा, इसमें मुख्य अभियंता जिनका पदनाम मुख्य तकनीकी परीक्षण होता है तथा सहायक इंजीनियरिंग स्टाफ होते हैं। संगठन को दिए गए कार्य निम्नवत है। इनका काम जो रहेगा, सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंक्षेपण, सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंक्षेपण, निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अनुसंधान, CBI को उसके ऐसे अनुसंधानों में मदद करना जो तकनीकी मामलों से संबंधित तथा दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित है। CVC तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों से जुड़ी सतर्कता विषयों पर सहायता प्रदान करना। विभागीय जांचों के लिए आयुक्त CDIs यानी कमिश्नर्स फॉर द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए भी एक कमिश्नर रहता है। जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों के मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। कार्य, अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कार्य क्या है वो हम देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध का आरोप हो। भारत सरकार के ग्रुप A के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी यानी IAS IPS वगैरह जो रहते हैं
केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की देखरेख करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सीबीआई को निर्देश देना। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एंटी करप्शन एक्ट जो है 98 के अंतर्गत किए गए अपराध की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 98 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना। केंद्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना। केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में नियम विनिमय बनाने के लिए सीवीसी से सलाह लेगी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं और 2 निगरानी आयुक्त साथ में गृह मंत्रालय के सचिवगण, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिवगण तथा वित्त मंत्रालय को वित्त विभाग के सचिवगण चयन समितियों के सदस्य होते हैं। इनकी अनुशंसा से आधार पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नियुक्त करती है। फिर समिति इन निदेशक महोदय की राय से प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत संदेह पर कार्यों लेनदेन की संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है। 2013 के लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट के केंद्रीय निगरानी आयोग एक्ट 2003 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन कर दिया तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों में निम्नलिखित बदलाव किए। तो क्या क्या बदलाव किए देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो में अभियोजन के निर्देशक मंडल के तहत अभियोजन निदेशक को केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त करेगी। 14वां पॉइंट है 14th पॉइंट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी इसके अध्यक्ष होते हैं। 2 सतर्कता आयुक्त के साथ गृह मंत्रालय के सचिवगण, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिवगण चयन समितियों के सदस्य होते हैं। इन्हीं की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी ब्यूरो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस अधीक्षकों के पद पर अधिकारी नियुक्त करती है। केवल सीबीआई के निदेशक का चयन अलग तरीके से होता है। आयोग लोकपाल द्वारा समूह ABCD के अधिकारियों के विरुद्ध भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जांच कराने की शक्ति रखता है, जिसके लिए आयोग जांच निदेशालय स्थापित करता। इस प्रकार के मामलों की प्राथमिक जांच पड़ताल की रिपोर्ट समूह A और B के संबंध में लोकपाल को भेजी जाती है। इसके अलावा मैंडेट के अनुसार आयोग लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की आगे की जांच करेगा। ये जांच ग्रुप C तथा ग्रुप D अधिकारियों के बारे में होगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारों पर आगे की कार्रवाई के बारे में आयोग फैसला करेगा। कार्यक्षेत्र अभी हम पढ़ेंगे जो कार्यक्षेत्र है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, उसके बारे में देखते हैं कि उनका कार्यक्षेत्र क्या है। अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के वे सदस्य जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित है तथा केंद्र सरकार के ग्रुप A के अधिकारी यानी सेंट्रल विजिलेंस जो है उन पे निगरानी रखता है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 के ऊपर से अधिकारी जो भी इनका काम है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो काम है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जितनी भी बैंक है उसमें स्केल 5 के ऊपर के जो अधिकारी है उन पे देखरेख रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं सिडबी के ग्रेड के D के इससे ऊपर अधिकारी। सरकारी क्षेत्रों उपक्रमों के बोर्डों की मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी तथा अनुसूची क और ख और E8 को ऊपर से यानी अधिकारी। सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य अधिकारी तथा अनुसूची क और ख और E7 ऊपर के अन्य अधिकारी। साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी। जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी। वे अधिकारी जो 8,700 प्रतिमाह का वेतन संशोधन ने पूर्व पाने वाले तथा केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता दर से ऊपर के भी अधिकारी जो दर समय समय पर संशोधित की जाए। सोसाइटियों तथा स्थानीय अधिकारियों के केंद्र सरकार के अधीन हो या उनसे नियंत्रित हो। कार्य प्रणाली। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी कार्यवाही अपने मुख्यालय नई दिल्ली से संचालित करता है।
आयोग अपनी कार्यवाही विनियमित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके पास दीवानी न्यायालय जैसी सभी शक्तियां हैं और इसका चरित्र भी न्यायिक है। यह केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि वह उनके सतर्कता और भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नजर रख सके। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने निर्देश पर किसी जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद सरकार अथवा इसके प्राधिकरण को आगे की कार्यवाही करने की सलाह देता है। केंद्रीय सरकार अथवा इसके प्राधिकरण सीवीसी की सलाह पर विचार कर आवश्यक कदम उठाते हैं। यदि केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण किसी सलाह से सहमत न हो तो उसे लिखित रूप में इसके कारणों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करता है। मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयां। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों यानी हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेंट में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो कि संबंधित संगठन के सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है तथा सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सचिव तथा कार्यालय प्रमुख को सहायता एवं सलाह देता है। वह संबंध संस्था तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी होता है तथा दूसरी ओर संबंध संस्था तथा सीबीआई के बीच भी एक कड़ी होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संपादित कार्यों में सम्मिलित होता है। अपनी संस्था के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित सूचना एकत्रित करना, उसको प्रतिवेदित सत्यापन योग्य आरोपों का अनुसंधान करना, अनुसंधान प्रतिवेदनों का संबंधित अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विचारार्थ भेजने के पहले प्रसंस्कृत करना, जब कभी आवश्यक हो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिए मामले संदर्भित करना। अभी हम पढ़ेंगे विसल ब्लोअर एक्ट 2011, इसमें ही दिया गया है सीवीसी में। तो चलो देखते हैं। 26 अगस्त 2010 को सरकार ने लोकसभा में पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन टू द पर्सन्स मेकिंग द डिस्क्लोजर विधेयक 2010 यानी तो पब्लिक इसको पेश किया। इसमें एक विधि के रूप में दिया गया जिससे किसी भ्रष्टाचार आरोप को उजागर करने या किसी सरकारी कर्मी द्वारा अपने विशेषाधिकारों को जानबूझकर दुरुपयोग करने जैसे उजागर किए गए आरोपों की जांच करना या करवाना, शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में है। विधेयक संसद की स्थायी समिति में संबंधित विभाग को अध्ययन करने के लिए दिया गया। इस कमेटी की अनुशंसाएं विचाराधीन हुई और 13/12/2011 की हुई कैबिनेट मीटिंग में विधेयक में सरकारी संसाधनों का मान लिया गया। यह भी कि विधेयक का नया नाम हो विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011। लोकसभा ने सरकारी संसाधनों के साथ साथ विधेयक पर भी विचार किया और 27/12/2011 को पारित कर दिया। फिर इसे राज्यसभा को भेज दिया कि वह इस पर चर्चा करे और पास करे। विधेयक 28 और 29 दिसंबर 2011 को विचार के लिए चिन्हित किया गया, लेकिन राज्यसभा में उस पर विचार करने तथा पास करने का वक्त न मिला। विसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 2011 विचार के लिए राज्यसभा में 14/8/2012 को मानसून सत्र में पेश हुआ। विधेयक कई दिनों तक चर्चा सूची में रहा, लेकिन उस मानसून सत्र में चर्चा में न पाया। विधेयक की पेशी को विचाराधीन करने तथा इसे विमर्श करने के बाद पास करने का नोटिस तथा इस विधेयक में सरकारी संशोधनों को पेश करने का नोटिस राज्यसभा को कई बार दिया गया। शीत सत्र 2012 के दौरान, बजट सत्र 2013, मानसून सत्र 2013 में, लेकिन विधेयक विचार के लिए संबंध के पटल पर नहीं आया। संसद के शीत सत्र 2013 में विधेयक में सरकारी संशोधन, उस पर विचार तथा उसे पास करने का नोटिस फिर से भेजा गया। लोकसभा ने बिल के जिस रूप में पास किया उसे राज्यसभा ने अंत में 21 फरवरी 2014 को पास कर दिया, जिस पर 9 मई 2014 को राष्ट्रपति की मोहर लग गई। विशेषताएं। विसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 द ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011 के बिंदु इस प्रकार है। इस एक्ट ने विसल ब्लोअर जो भ्रष्टाचार की जानकारी देते हैं की पहचान को गोपनीय रखने की एक विधि प्रस्तुत की है। जो व्यक्ति सरकार में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है या सरकारी सेवकों द्वारा अनियमितता का खुलासा करते हैं, वे अब प्रताड़ित होने के भय से पूर्णतः मुक्त हैं। एक्ट ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की है कि लोग भ्रष्टाचार की जानकारी दे सके या सरकारी सेवकों द्वारा विशेषाधिकारों का मनमाना दुरुपयोग होने पर, यहाँ तक कि मंत्रियों द्वारा होने पर, उसको उजागर कर सके। एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति एक भ्रष्टाचार का जनहित में उजागर
एक सक्षम प्राधिकरण के समक्ष कर सकता है। वह प्राधिकरण है केंद्रीय निगरानी आयोग। अधिसूचना के द्वारा सरकार कोई निकाय गठित कर सकती है जो भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करें। एक्ट के अनुसार आयोग गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल का दंड दे सकता है, साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। एक्ट के अनुसार आयोग गलत या दुर्भावना प्रेरित शिकायतों पर जाने 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। एक्ट कहता है कि हर भ्रष्टाचार उद्घाटन को विश्वासपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जो व्यक्ति उद्घाटन करता है उसे निजी घोषणा करनी चाहिए। वह आश्वस्त होकर भी घोषणा कर रहा है, उसके द्वारा दी गई सूचना प्रामाणिक तौर पर सही है। उद्घाटन लिखित रूप से या ईमेल मैसेज द्वारा हो सकता है, पर वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो तथा उसमें पूरी बातें हों। साथ में पुष्टि का कागजात या सामग्री भी होनी चाहिए। हालांकि यदि कोई उद्घाटन या उद्घाटन करने वाले के नामोल्लेख के बगैर हो, यानी शिकायतकर्ता या सरकारी सेवक या नामोल्लेख न हो, तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। या शिकायतकर्ता या सरकारी सेवक की पहचान प्राप्त न हो या सही न हो तो भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना को एक्ट के दायरे में बाहर रखा गया। यह एक्ट जम्मू और कश्मीर सेना पर तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में लगे बल पर लागू नहीं होगा। तो ये था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के फंक्शंस, उसकी विशेषताएं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थोड़ा काफ़ी बोरिंग रहा होगा क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो मैंने पढ़ डाली और उसका थोड़ा ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।